सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, और ज़िंदगी शायद नाम ही तब्दीली का है। इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। कोई भी दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है जो ये दावा कर सके कि उस पर हमेशा हमेशा अच्छा वक्त रहेगा। जो अपने आप को वक्त का फ़िरौन समझ ले तो फिर यकीन जानिए बर्बादी और तबाही उसका मुकद्दर बन जाती है। और ये जो वक्त होता है ना नाजरीन, ये रेत की तरह जो हाथ से फिसलता रहता है। कल जो स्याह सफ़ेद के मालिक थे, इक़्तिदार पर बैठकर जिनको हर इंसान छोटा दिखाई देता था, बल्कि हर इदारा उनको हकीर नज़र आता था। मुस्लिम लीग नून 3 बार इक़्तिदार में आई और हर बार अपनी फितरत और अपने ज़र्फ़ के मुताबिक इदारों से मुहाज़राई करती रही। कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमले, कभी जजिस पर जानिबदारी के इल्ज़ाम, डॉन लीक्स, कभी रियासत मुखालिफ बयानात का सिलसिला। ये सब कुछ देखने में आया, लेकिन बात नहीं बन सकी। करप्शन के खाते खुले तो नवाज शरीफ के सारे झूठ पकड़े गए। हुजूर ये हैं वो ज़राए से शुरू होने वाला सफ़र, वोट को इज्जत दो से होता हुआ प्लेटलेट्स गिरने तक पहुंचा और फिर नवाज शरीफ को लंदन में करार आया। वो शख्स जो पाकिस्तान में मर रहा था, ज़रा सोचिए, लंदन में बगैर इलाज के ठीक हो गया। वो हवास जो पाकिस्तान में हिसाब किताब लेने पर खो गए थे बाकायदा, बहाल हुए तो नवाज शरीफ ने बराह रास्त फौज के सरबराह और DG ISI पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। बाहर शेर और अंदर ढेर का राज शेख रशीद ने खोला तो धड़ल्ले से झूठ बोला गया कि नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा अस्करी क़यादत से नहीं मिला है। लेकिन फिर मुलाकात की तफसील सामने आई तो क्या कहते हैं जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने लगी। वो मरियम नवाज जो नवाज शरीफ जो कहते थे कि हम अपने नज़रिए पे कायम हैं और इसके लिए हर मुश्किल से टकराने के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने नज़रिए पे कायम हैं। नवाज शरीफ कहते थे कि वो किसी के आगे झुकेंगे नहीं। वैसे नवाज शरीफ साहब शायद बिल्कुल ठीक कहते थे आप किसी के आगे झुकेंगे नहीं, बल्कि आप तो लेट ही गए। कल तक बाप बेटी इदारों पर यलगार की बात कर रहे थे और आज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। है ना हैरानी वाली बात नाजरीन, हैरत होती है। अब इसी बात पर JUI के रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद बरहम हुए और सच बोलने पर उन्हें अपने पार्टी ओहदे से हाथ धोने पड़े। लेकिन हाफिज़ साहब का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि मरियम नवाज़ ने ये बात करके थूक कर चाटा। बिल्कुल सच है कि उसे थूक कर चाटना नहीं कहें तो और क्या कहें, बताएं। आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून इमरान खान को क्या कहती थी, यू टर्न खान, और उनको सख्त तनकीद का निशाना भी बनाती थी कि इमरान खान अपनी हर बात पर बार बार अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लेते हैं, ये यू टर्न है क्योंकि वो अनाड़ी हैं। अब मरियम साहिबा, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? इसीलिए सियाने पता क्या कहते हैं, सियानों की बात कभी सुन लेनी चाहिए। सियाने कहते हैं कि सोच समझ कर बात करनी चाहिए क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता। मरियम और नवाज शरीफ जिन्होंने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हर हद पार कर दी, संगीन किस्म के इल्ज़ामात तक लगाए, अब अचानक से फ़ौज से बात करने के लिए तैयार हो गए, बल्कि बेचैन कहूँ तो गलत नहीं होगा, बेचैन है। आप लोग तो कहते थे कि आर्मी चीफ और DG ISI के अलावा पूरी फ़ौज अच्छी है। अब आपके दिल में इतना प्यार जागने लगा, समझ नहीं आ रही। और मरियम साहिबा, आपने अपने हाथों से वोट को इज्जत दो के नारे की अगर मैं कहूँ कि कब्र खोद ली है तो गलत नहीं होगा। वो मरियम साहिबा जो अपने हर जलसे में अपने वालिद की ज़बान बोलती थी और कहती थी कि सिलेक्टर्स ने मुल्क तबाह कर दिया, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं बल्कि उसके लाने वालों से है, बड़ों से मुकाबला है हमारा, ऐसी बातें करती थी। अब एकदम से आपकी अकल कैसे ठिकाने आ गई? मतलब नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी की अकड़ 1 मिनट में ख़त्म होगी कैसे? इसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि शरीफ ख़ानदान की पूरी जो सियासत है ना नाजरीन, वो नज़रिया ज़रूरत के गिर्द घूमती है। इनका एक ही नज़रिया है और वो है नज़रिया ज़रूरत। और ये जो सियासत है ना, ये नज़रिया ज़रूरत के गिर्द घूमती है और नून लीग शरीफ ख़ानदान के गिर्द घूमती है। नज़रिया ज़रूरत करने वाले अपने फ़ायदे के लिए, आपको पता है, इज़्ज़त तक का सौदा करने से बाज नहीं आते। पहले हुकूमत से NRO के लिए तरले मिन्नतें करते रहे, बाकायदा तरले मिन्नतें, लेकिन वज़ीर आज़म डटे रहे कि नहीं दूंगा NRO, कुछ भी हो जाए।
और अभी भी डटे हुए हैं कि किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने हरीफों को वाज़ेह पैगाम दिया है कि ऑपोजिशन से हर मौजू पे बात हो सकती है, हर तरह की बात हो सकती है, लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा। हुकूमत के बकौल मुस्लिम लीग नून बाकायदा उनके पैरों में गिर गई, लेकिन वज़ीर आज़म ने एक ना सुनी। और जब उन्हें पता चला कि इमरान खान तो मुक्का की सियासत पर यकीन ही नहीं रखता और वो इनसे किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे, तो उन्होंने अपने हरीफों को हलीफ बनाया और PDM इत्तेहाद के ज़रिए अपने मकासद को हासिल करने की कोशिश की। लेकिन भला हो बिलावल का, जिन्होंने इनकी शैतानी जहनियत को पहले ही पढ़ लिया और इनका आलाकार बनने से इनकार कर दिया। मरियम ने तो हर मुमकिन कोशिश की थी कि बिलावल को अपने बयानिए की हिमायत पर किसी तरह राजी कर लें, यानी मरियम बिलावल को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। उन्होंने बिलावल को इस मकसद के लिए अपना भाई भी बना लिया, लेकिन भाई ने बहन की इस मामले में एक ना सुनी। बड़ा स्मार्ट भाई है वैसे आपका, कहना पड़ेगा। फिर क्या था, मरियम नवाज़ ने बिलावल को मनाने की एक आखिरी कोशिश की। मरियम ने उनको चाय की दावत पर बुलाया। बिलावल ने दावत कबूल कर ली, लेकिन उनके बयानिए पर आने की दावत को मुस्तरद कर दिया। मरियम ने इस मुलाकात में हाथ पाँव मारे, लेकिन वो क्या कहते हैं कि दाल नहीं गली। फिर आखिरी ऑप्शन उनको क्या नज़र आया कि पाक फौज से बात करनी चाहिए, सो उन्होंने इसका इजहार भी कर दिया। ये ज़रा देखिए, कुछ इस तरह सुना आपने। मरियम नवाज़ की बात सुनकर अब यकीन जानिए मुझे वो एक मुहावरा याद आ गया कि रस्सी जल गई मगर बल ना गया। मरियम साहिबा की जो पूरी जमात है वो अपने अब्बा जी के समेत करप्शन में डूबी हुई है। इन्हें बचने का ना कोई रास्ता नहीं मिल रहा नाज़रीन। लेकिन मोहतरमा क्या फरमा रही कि फ़ौज से तब बात होगी जब इमरान खान को इक़्तिदार की कुर्सी से उतारा जाएगा। अब मरियम साहिबा आप पाक फ़ौज के सामने ये शर्त रख रही हैं। ये शर्त कैसे रख रही हैं कि अगर बात करनी है तो फिर इमरान खान को आउट करने की शर्त मानना होगी, मतलब बात आपको करनी है और शराइत भी आप रखेंगे। ये कैसी बात हुई? मरियम बीबी मेरे ख्याल से होश में नहीं है, इनको होश करना चाहिए। ये 2013 का पाकिस्तान नहीं है मरियम नवाज साहिबा, ये 2020 का पाकिस्तान है। आप फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत आखिर कैसे दे सकती हैं? आप तो फौज पर सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ाम लगाया करती थी और थकती नहीं थी इल्ज़ाम लगा लगा के। अब ये शर्त जो आप रख रही हैं ये क्या है? कभी गौर करें अपने ऊपर, क्या कर रहे हैं आप लोग? और दूसरी अहम बात जो ये भूल रही हैं वो क्या, कि पाक फौज को आपसे बात नहीं करनी, बल्कि फौज के साथ बैठना आपको अपने फ़ायदे के लिए ज़रूरी नज़र आ रहा है। आप बात करना चाह रही हैं, बेचैन हैं आप, बेताब हैं आप बात करने के लिए। और मरियम साहिबा को मैं ज़रा याद करवा दूं, जो आप अपने आप को हुक्मरान ख़ानदान कहा करती थी, अब आपका वो ख़ानदान हुक्मरान तो नहीं रहा। इसीलिए ये जो ऑर्डर देने की आप लोगों को आदत है ना, अब ये बंद करें, अपनी आदत को तब्दील करें। ऑर्डर नहीं चलेगा आपका। आपके वालिद साहब कहा करते थे कि 73 साल से जमहूरियत के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो अब नहीं होगा। फिर ये भी कहा जाता था कि कोई भी जमात अवामी वोटों से मुंतखब होकर आती है और उसको जमहूरी तरीके से ही घर जाना चाहिए। कोई अवाम का वोट चोरी नहीं कर सकता। जिनके लिए आप इतना जहर उगलते थे, आज उनके साथ बैठने को आप तैयार हो गए हैं। आपकी सियासत का भी मेरे ख्याल से कोई म्यार ही नहीं है कोई म्यार आपकी सियासत का। और मरियम साहिबा, आपने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लीगी रहनुमाओं के साथ रब्ता करने की बात की, इस पर भी ज़रा सुन लें। मोहम्मद ज़ुबैर ने आर्मी चीफ से खुद मुलाकात की। गौर करें मेरी बात पे, खुद मुलाकात की, आर्मी चीफ ने उन्हें नहीं बुलाया था। बड़ा फ़र्क होता है कि खुद किसी ने बुलाया मुलाकात के लिए या आप मुलाकात के लिए मर रहे थे। और शायद ये जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, उन्होंने भी हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि पाक फौज के साथ बैठकर बात होनी चाहिए। अब आप किन ख्वाबों में मरियम साहिबा? आपकी पार्टी के रहनुमा एक एक करके आपके तर्ज सियासत से तंग आकर पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसे में कौन आपसे मुज़ाकरात करेगा? आपकी जमात तो मेरे ख्याल से कहना गलत नहीं होगा कि मुज़ाकरात की पोजीशन में नहीं है। आपकी जमात के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। अच्छा, दरअसल मरियम इसीलिए ना डिप्रेशन का शिकार नज़र आ रही हैं। मरियम साहिबा मायूस हो गई हैं, इनको अपनी पार्टी टूटती हुई नज़र आ रही है और इसी वजह से ये अपनी पार्टी को भी पैगाम देना चाहती हैं कि बात करने को तैयार हैं। मैं कहूँगी कि खुदा के लिए कोई इनकी मुलाकात करा दे, कोई इनकी मुलाकात करा दे ताकि इनको थोड़ा सा सुकून आए। और मरियम साहिबा, कहाँ गया आपका वो नज़रिया जिसकी बात आपके वालिद साहब किया करते थे? मैं याद करवाऊँ आपको, क्लिप चलाइएगा। ठीक,
इंसान की अपनी की हुई आगे आ जाती है और होता ही है, क्योंकि ये फितरत का असूल है। फितरत के असूल हम नहीं बदल सकते। नवाज शरीफ साहब इमरान खान और बिलावल को उसूल का दर्स दे रहे थे और इन दोनों को हदफे तनकीद इसलिए बना रहे थे क्योंकि नवाज शरीफ के बकौल इन्होंने अपने असूलों पर समझौता किया। वैसे समझौता करने में तो आप बड़े माहिर हैं, आप बहुत माहिर हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में आप जेल में मच्छर के काटने से परेशान होकर डील करने पर मजबूर हो गए थे। वो क्या था नवाज शरीफ साहब? और अपने साथियों को मुसीबत में तन्हा छोड़कर खुद सऊदी अरब फरार हो गए थे। वो क्या था? आपने परवेज मुशर्रफ से एनआरओ लिया और अपने जो जुर्म है वो माफ़ करवाए। क्या इसको समझौता नहीं कहेंगे? कुछ और नाम रखा हुआ है आपने समझौते का। मियाँ साहब, ये होता है सीधा सीधा उसूलों पर समझौता। उसूलों पर समझौता जो आपने किया। समझौता करने में मेरे ख्याल से आपसे बड़ा एक्सपर्ट, आपसे बड़ा माहिर आज तक पाकिस्तान की सियासी दुनिया में पैदा नहीं हुआ और ना होगा। और दूसरा, आपने क्या कहा कि इमरान और बिलावल किसके दर पर जाकर झुक गए हैं। अब ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि आप किसके आगे झुक रहे हैं? बिलावल और इमरान खान दोनों का पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद है और एक आप ही तो हैं जिनको अपने दौरे हुकूमत के हर दौर में इदारों से शिकायत रही। किससे शिकायत आपको नहीं होती थी, ज़रा ये बता दें। आप ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं। और बाद में वो जो शिकायतें होती हैं वो नफरत में और बुग्ज में तब्दील हो जाती हैं। यानी अब दिल में इतना कीना और इतना बुग्ज पालते हैं कि फिर आप वो जो नफरत और बुग्ज उसका इजहार करने पर आ जाते हैं। अब भी मियाँ साहब फौज के दरमियान खुला पैदा करके मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और फिर साथ ही आपकी बेटी उस इदारे से बात करने के लिए बेचैन है। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही। और आपके तर्ज सियासत को देखते हुए जब आपकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठते हैं तो फिर आपको शिकायत होती है। फिर आप कहते हैं कि हम मुहिब्बे वतन हैं। आप अपनी जो हुब्बुल वतनी की जो दलील है वो जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जहर उगल कर दे रहे हैं। ये क्या बात हुई? क्या इससे आपको क्लीन चिट मिल जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा तो क्लीन चिट आपको क्यों मिलेगी? आपको और आपकी साहिबजादी को लगता था कि कौमी सलामती इदारों के खिलाफ बयानिया अवाम में मकबूल होगा और अवाम आपके लिए सड़कों पर निकलेगी। लेकिन ये बयानिया अवामी हलकों में बुरे तरीके से पिट के अगर हिट हुआ ना आपका बयानिया, तो दुश्मन मुल्क भारत में उसके लिए आपको डूब मरना चाहिए। डूब मरना चाहिए आपको कि दुश्मन मुल्क भारत आपके बयानिए को यूज़ कर रहा है। और जो दुश्मन को राज़ी करे उसके लिए मैं अवाम पे छोड़ती हूँ, जिस लफ्ज़ का आप इंतखाब करें कर सकते हैं। और इसीलिए मरियम साहिबा को अब अचानक फ़ौज से बातचीत का ख्याल है कि जो पता चला ना कि अवाम ने ठुकरा दिया इस बयानिए को, कोई इनके साथ नहीं खड़ा, इनके अपने भी इनका साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गए, तो फिर इनको ख्याल है कि फ़ौज से बात करनी चाहिए। लेकिन अब इतने बड़े यूटर्न लेने के बावजूद अवाम आपके फ़ौज मुखालिफ बयानिए पर सवाल तो करेगी और आपके पास जवाब नहीं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ के बयानिए को सरासर गद्दारी पर मबनी करार दिया है। सुनिए ज़रा। इमरान खान साहब की बरसों पहले कही हुई बात सच साबित होगी कि जब शरीफ खानदान पर हाथ डाला जाएगा तो फिर वो बगावत पर उतर आएंगे। और ये पाक फ़ौज के खिलाफ बगावत नहीं, अदावत है, नफरत है जो सर चढ़ कर बोल रही है। नवाज शरीफ बराह रास्त फ़ौज और ISI के सरबराह पर संगीन इल्ज़ामात लगाकर पूरे इदारे को मुतनाज़े करना चाहते हैं। मुतनाज़े करने का मकसद फ़ौज का मोराल डाउन करना। जब मकसद इतना घटिया होगा तो फिर कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इनके इस अमल को रियासत के खिलाफ गद्दारी ही कहेगा ना। फिर बड़ा आप लोगों को दुख होता है कि आपको गद्दार कहा गया। हरकतें तो गद्दारों वाली हैं आपकी। दुश्मन खुश होते हैं आपके बयानिए पे तो गद्दारी हुए आप। और अयाज साहब को कमजोर करने के लिए जिस किस्म का बयान दिया और भारतीय मीडिया ने यानी दुश्मन मुल्क ने गुन गाए उसके, अभी तक गा रहे दुश्मन मुल्क गुन। शर्म आई आप लोगों को? डूब मरना चाहिए आप लोगों को चुल्लू भर पानी में, पानी भी आपसे शर्माए। ये सब फौज को कमजोर करने के बहाने हैं और बिलावल ज़रदारी के कंधे को भी इसके लिए इस्तेमाल करने की बाकायदा कोशिश की गई, जिसको बिलावल ने नाकाम बना दिया और उस पर मरियम नवाज का मुंह लटक गया और लटकना भी चाहिए था। देखिए ज़रा इनका लटका हुआ मुंह। देखा, मरियम बहुत बुखलाहट का शिकार है, बुखलाहट का शिकार है, जिसकी वजह मैंने आपको पहले बता दी कि इनकी जो पार्टी है ना उसमें वाज़े दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं और शेर का बगैर शिकार किए शिकार होने लगे। तो ऐसे में मरियम साहिबा का एक आप टर्म समझते हो कि पैनिक होना बनता है। जब इंसान नाज़रीन एंजाइटी का शिकार होता है ना तो उसका पैनिक लेवल भी बढ़ जाता है, जैसा कि इस वक्त मरियम साहिबा का हाल है। यानी इनके चेहरे पे जो इनका रंग जो उतरा सा बाकायदा बता रहा है कि इनका एंजाइटी का लेवल कितना बढ़ा हुआ है। यानी इनकी आवाज़ में कपकपी आपको बाकायदा सुनाई देगी। मरियम साहिबा क्या बोले चले जा रही हैं इनको खुद भी नहीं अंदाज़ा। अब मरियम साहिबा बिलावल का बयानिया बिल्कुल वाज़े है
आपकी तरह ना वो दो कश्तियों के सवार नहीं है। आप एक तरफ कहती हैं कि हर पार्टी का अपना बयानी है, फिर आप कहती हैं कि पीडीएम की तमाम जमातों का तकरीबन वही बयानी है जो आपका बयानी है। कभी आप खुद गौर करती हैं? ये खबरों में फिर आपकी बात बार बार चलती है, जो भी आप कह देती हैं, आप कभी गौर करती हैं कि आप क्या कह देती हैं? कबूतर जिस तरह खतरा देखकर नाज़रीन आंखें बंद कर लेता है, हालांकि आंखें बंद कर लेने से खतरा टल तो नहीं ना जाएगा, खतरा तो वहीं पे होगा और फेस करना है आपको उसको। ठीक इसी तरह मरियम साहिबा हकीकत से आंखें चुरा लेने से जो हकीकत होती है ना वो ख़त्म नहीं हो जाती। हकीकत ख़त्म नहीं आंखें चुराने से, और आपको अब तक यही बात समझ नहीं आई। और ग्राउंड रियलिटी क्या है कि बिलावल आपके बयानिए से बिल्कुल भी इतफाक नहीं करते। अगर इतफाक होता तो आज आपको आर्मी चीफ से बात करने का ख्याल, ये जो बेचैनी है, वो कैसे आती? बिलावल का क्लिप चलाइएगा ज़रा। अब बिलावल ने इदारों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करके बाकायदा ये बात साबित कर दी है कि वो मुस्लिम लीग नून के बयानिए से इतफाक नहीं करते, कतई इतफाक नहीं करते, बिल्कुल इतफाक नहीं करते। और नवाज शरीफ ने बिलावल को भी अपने बयानिए के हवाले से अंधेरे में रखा। जब नवाज शरीफ ने पाक फौज के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया था तब बिलावल हैरान हो गए, परेशान हो गए कि ये क्या, क्योंकि वो पाक फौज से मोहब्बत करते हैं, जिसका उन्होंने सबूत दिया प्रैक्टिकली। और अमली तौर पे जो सबूत होता है ना, वो सबूत होता है। और पाक फौज से किसी भी सूरत बिलावल महाजराई नहीं चाहते। बिलावल को इस बात का इल्म है कि मुस्लिम लीग नून उन्हें हर मामले में धोखा देती रही। फितरत है नवाज शरीफ की, ये फितरत तो तब्दील नहीं हो सकती, और आगे भी अपनी फितरत के हाथों मजबूर वो इनको धोखा देंगे। इसीलिए बिलावल ने अपनी बहन के साथ गिलगित बल्तिस्तान की जो इंतखाबी मुहिम है वो एक साथ ना चलाने का फैसला किया। लेकिन मरियम साहिबा गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं उनमें 20 सीट एडजस्टमेंट की बात करें। मरियम को मेरे ख्याल से ये भी शौक है कि लोगों को कंफ्यूज किए रखूं। ज़रा देखिए अब क्या कहती हैं आपने। मरियम, ये झूठ भी पकड़ा गया आपका। सबको पता है कि कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, और ये बात आपको भी मालूम है, फिर क्यों बोलती हैं झूठ, क्यों करती हैं लोगों को कंफ्यूज? मज़ा आता है आपको इस तरह करके? अगर आप और बिलावल मिलकर इंतखाबात लड़ते और मुहिम जो है वो एक साथ चलाते, और ये जो सीट एडजस्टमेंट इंतखाबी मुहिम चलाने से पहले हो जाती, जब इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने में 2 घंटे बाकी रह जाएं, तो उसमें कैसा इत्तेहाद और कैसी सीट एडजस्टमेंट? पता नहीं आप क्यों करती हैं ऐसी हरकतें। और सच मान लें कि आपके फ़ौज मुखालिफ बयानिए को बिलावल और अवाम ने साफ अल्फाज में कह दिया है, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मरियम नवाज साहिबा के शुमाली इलाका जात के सैर सपाटे चल रहे हैं। सैर सपाटे मैंने क्यों कहा? क्योंकि उनकी जो नाम नहाद इंतकामी मुहिम है, इंतखाबी मुहिम, उसको गिलगित बल्तिस्तान की बाशौर अवाम ने हर सतह पर मुस्तरद कर दी है। मुस्लिम लीग नून की इस गिलगित बल्तिस्तान में जो हालत है वो इंतहाई नाजुक है। सियासी पंडितों के मुताबिक बलोचिस्तान के बाद मुस्लिम लीग नून का गिलगित बल्तिस्तान में भी सफाया होता बाकायदा नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अब वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपनी मुद्दत तो पूरी कर ली है, लेकिन अवाम की उम्मीदें पूरी नहीं कर सकी। और वहाँ के जो इंतखाबी जलसे हैं, वहाँ से मरियम नवाज ने सीधा रुख किया पाकिस्तान के स्विट्ज़रलैंड यानी सवात का। अब खैबर पख्तूनख्वा की पुरफजा मकाम पर लीगी रहनुमा अमीर मुकाम ने जलसे का पंडाल सजाया। अब बहुत से सवालात हैं जो जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। वो क्या कि सवात का जलसा क्यों हुआ, जलसे का मकसद क्या था, ये जलसा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं किया गया, और क्या वजह थी कि सवात में मुस्लिम लीग नून ने सोलो फ्लाइट ली? इन सवालों का जवाब अवाम तलाश कर रही है। अब जलसे में होने वाली जो तकरीर है उसमें इंतखाबी जो रंग है वो हावी नज़र आया। मरियम साहिबा गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम से सवात में भी आपने देखा कि बाहर नहीं आ सकी, और अपने खिताब में अवाम से वोटों का मुतालबा करती दिखाई दी हैं। अब मरियम साहिबा, मेरे ख्याल से मुझे आपको कहना चाहिए कि अभी इंतज़ार कीजिए। हुकूमत को 2 साल हुए हैं, अभी आपको इंतखाबात के लिए 3 साल का इंतज़ार करना है। लेकिन ये इंतज़ार शायद नहीं हो रहा मरियम से भी और मरियम के वालिद से भी। कभी रियासत मुखालिफ बयानियाँ, कभी फ़ौज से बात करने की बात की जाती है, और इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते का झूठ है ना, ये झूठ खड़ा जा रहा है, तो कहीं वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद किया जा रहा है। और ये जो इंतखाबात है गिलगित बल्तिस्तान के, इसमें पीपल्स पार्टी से दूरियां और रियासत मुखालिफ बयानिए पर पीडीएम में तन्हाई भी है। अब मुस्लिम लीग नून को आप कह सकते हैं कि ये इस जगह ले आई है, ये जो तन्हाई है, कि अकेले जलसे करना पड़ रहे हैं।
अब यही नहीं, आज के जलसे में मरियम नवाज ने 18 नवंबर को मानसेरा में भी जलसा करने का ऐलान किया है। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये जलसे नून लीग की, आप कह लें कि सियासी तन्हाई की वाज़ेह दलील है कि आज उनके साथ कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं। इस सारे मामले पे बात करने के लिए इस सेगमेंट में मेरे साथ मेहमान मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान कामरान बंगर साहब। बहुत शुक्रिया बंगर साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि मरियम नवाज साहिबा पर से इंतखाबी रंग अभी तक उतरा नहीं है और अभी वो सवात में जब आवाम से वोट मांग रही हैं, हैरत की बात है ना बंगर साहब के इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे हैं, वोट की सवात में मांग रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, आज जो इन्होंने एक कॉस्मेटिक तकरीर की मोहतरमा ने, वो तो इनका वतीरा है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि इन्होंने कैसे झूठ का एक पहाड़ खड़ा कर दिया और वो एक जो इनको अजीमत उठानी पड़ी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बड़े बाशऊर हैं। लेकिन आज जो इन्होंने एक काम किया है जिसकी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत ज्यादा मजम्मत की है, वो ये है कि आज हमारे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार सेठ साहब जो है कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। और आज हमारी एक रिवायात है पख्तूनों की कि जब इस तरह के सानेहात होते हैं तो हम अपनी सियासी एक्टिविटीज बंद कर देते हैं। ठीक है। और आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वकला बरादरी से, हमारा जो एक बहुत बड़ा इदारा है जस्टिस का पूरा एक सिस्टम है, हमने उनसे यकजहती के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में परचम सरनगू किया। आज हमने यहाँ पे सोग का ऐलान किया और इन्होंने उसके बावजूद जो वहाँ पे भंगड़े डाले, वहाँ पे जो इन्होंने जो डोल की ताप पर नाचे हैं ये लोग, उससे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को शदीद दुख पहुंचा, क्योंकि एक चीफ जस्टिस सूबे के एक अहम ओहदे पर होते हैं और एक क्रेडिबिलिटी वाले शख्स। तो आज जो इन्होंने किया वो उन रिवायात की और हमारी सियासी रिवायात की धज्जियां उड़ा दी है इन्होंने। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉस्मेटिक स्पीच जो है इन्होंने जो की है, इनको खुद सर पैर की समझ नहीं थी, या तो जिसने तकरीर लिखी थी, क्योंकि ये तो पर्ची वाले लोग हैं, ये पर्ची से पढ़ते हैं, तो या तो उसने बददियानती की, बदनीयती की इनको एम्बैरेस करने की, या ये खुद हमेशा से झूठ का सहारा लेते हैं। इन्होंने हमारे को तो बेबुनियाद तरीके से टारगेट करने की कोशिश की है। लेकिन साथ ही साथ इनको जो गिलगित बल्तिस्तान में जो एम्बैरेसमेंट उठानी पड़ रही है, वहां पे लोगों ने जो इनको रिजेक्ट किया है, वहां पे जो इनको आवाम की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो इनको यहाँ पे भी खटक रहा है, क्योंकि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है और गिलगित बल्तिस्तान भी है। वो यहाँ पे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि जी हम तो गिलगित बल्तिस्तान में, ये एक अटल हकीकत है, आप जितने भी सर्वेज उठाएं, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान आपकी तो है वाज़ेह अक्सरियत, लेकिन इनको जो कैंडिडेट्स वहां से नहीं मिल रहे, इनके मुख्तलिफ हलकों पे वहां पे कैंडिडेट्स भी नहीं है। अब ये फेस सेविंग की ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनको शिकस्त होनी है ये कल को कह सकें कि हम तो जीतने वाले थे, और फिर से अगेन जो इनका एक विशियस साइकिल है कि दोबारा से इदारों को टारगेट बनाएंगे और इदारों को टारगेट करेंगे, हालांकि अवाम ने अपना फैसला दे दिया है गिलगित। ठीक है। तो ये जो इनका कॉस्मेटिक जलसा हुआ है ये तो इंतहाई नाकामी है। मैं आपको थोड़ा सा फिजा साहिबा बता देना चाहता हूँ कि 3000 चेयर्स जो उन्होंने मेंगोरा के कराकरी वालों से लिए हुए हैं, वो 3000 चेयर्स भी ये पूरे ना कर सके, क्योंकि जब बैक से तस्वीरें आ गई तो वो बिल्कुल एम्प्टी थे। इन्होंने मीडिया को नहीं अलाउ करने दिया कि वो ऑब्जर्व करते, तो काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। इन्होंने अपनी क़यादत को भी उधर सुनाई है करी कि ये इससे तो अच्छा था कि आप ना ही करते, और उधर रिपोर्ट्स ये हैं कि इनकी आपस में भी तल्ख कलामी हुई। ठीक है, अच्छा आपस में भी तल्ख कलामी हुई है, लेकिन एक्टिंग करने में माहिर है ना आप, जैसा बता रहे हैं कि बहुत कम मतलब कुर्सियां भी खाली, तो लेकिन ये तो कहेंगे कि जमे गफीर था अवाम का और सब आ गए थे बस हमें मिलने, हमें सुनने। ये जो रियलिटी है, एक तो इन्होंने जो मरियम नवाज साहिबा ने जो तकरीर की उनसे ये जाहिर हो रहा था कि अमीर मुकाम साहब की भी इनके साथ कोई चल रही है, जैसे सनाउल्लाह जहरी और मैंगल साहब इनको छोड़कर गए, क्योंकि ये बार बार उनका जो फियर ऑफ लूजिंग था वो शायद सामने आ रहा था, और दूसरी एंगल पे वो शायद उसको मनाने की भी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो जलसे से पहले इनकी आपस में तलखलामी हुई, क्योंकि अभी जो ये भी बता दीजिएगा, आपने अमीर मुकाम का जिक्र किया, उनका ताल्लुक मालाकंड से है, सवात से कहां से, जरा ये भी क्लियर कर दें। इनका ताल्लुक जो है स्वात डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा सिस्टर डिस्ट्रिक्ट है शांगला, उससे इनका ताल्लुक है। वहां पे इनको पूरी तरह से शिकस्त हुआ, उधर के अवाम ने इनको
रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्टेड लोग हैं, रिजेक्टेड लोगों का टोला है और इनको बहुत तकलीफ पहुंच रही है खैबर पख्तूनख्वा में। और पाकिस्तान तरक्की का एक दौर शुरू हुआ है, जो इकोनॉमी हमारी राइट डायरेक्शन पे है, जो हमारे अमन व अमान की सूरत हाल है, जो हमारी एक इदारों का जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रहा है पाकिस्तान को एक सही सिमत में लेकर जाने की, इनको इसकी बड़ी तकलीफ है। और आज इन्होंने दोबारा से वही बयानिया दोहराया कि इदारे इमरान खान के पीछे से हट जाए। ये जमहूरियत के ऊपर शबखून मारने की बात कर रहे हैं कि इदारे जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पीछे से हट जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये इदारों को सियासत में दोबारा से घसीट रहे हैं, दूसरा इसका मकसद ये हुआ कि ये लोग पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी चाहते हैं कि इदारे जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट से रिवोल्ट कर जाएं। तो ये इनका नैरेटिव दोबारा आज सामने आया। अच्छा, एक और बात भी जहन में आ रही है ना, बंगर साहब की गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं, ये समझ आ रहा है, लेकिन सवात में जलसा करना और आगे मानसायरा में जलसे का ऐलान करना, क्या चाह रही है मुस्लिम लीग नून? कहीं ये तो नहीं चाह रहे कि कोरोना भी फैल जाए ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में और फिर मैनेज तो फिर गवर्नमेंट ने करना है, फिर इनको तनकीद का मौका मिले, फैला के ये चले जाए, कोई मैनेज ना कर पाए, वो कहें जी आप तो रोक नहीं पा रहे। देखें, आज इतना बड़ा सानेहा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक सानेहा है ये जो। और एक साइड पे हम जो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी, एक तरफ पे ये इन्होंने जलसे जुलूसों का, और इस जलसे की मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए, एबटाबाद से इन्होंने लोगों को बुलाया, उनको फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की। बट चले वो जलसागाह फिर भी पूरा ना कर सके, इन्होंने पूरे खैबर पख्तूनख्वा से। तो अगर हमने जो जलसा किया था वो स्वात लिमिटेड था, स्वात के 2 हलकों से सारे लोग आ चुके थे। हमें मना किया गया था कि आपने ना पेशावर से ना कहीं और से लोगों को लेकर नहीं जाना, और उधर जो जिन एरिया से जो हमारे वर्कर्स हैं उनको बुलाया गया था वो कोरोना फ्री एरिया से। इन्होंने ये किया कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को उधर जमा कर दिया। अब ये इतना खतरनाक है कि सुपर कन्वर्जन, सुपर स्प्रेडर्स जो है ये जलसा है, इससे खुदा ना खास्ता खैबर पख्तूनख्वा में केसेस में इजाफा हो सकता है। तो ये जो काम कर रहे हैं, एक तो इन बेचारों के पास स्ट्रेंथ नहीं है, इन बेचारों की ये औकात नहीं है कि एक जगह से अपना जलसा पूरा कर सके, दूसरा ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा को रिस्क में डाल रहे हैं। ये बड़ी थ्रेटनिंग है। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, कामरान साहब जरा समझा दीजिएगा कि हुकूमत इतनी बेबस क्यों दिखाई देती इन लोगों के सामने, हुकूमत क्यों नहीं रोक रही है तमाशे? देखें, हुकूमत को तो इनके तमाशों से या सर्कस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनेस्टली सिर्फ ये खदशा है कि इनसे कोई हमारी नेशनल सिक्योरिटी को या हमारी जो कोरोना की सूरत हाल है इसको नुकसान ना पहुंचे। और हमने अगर इनको करना शुरू कर दिया तो इनका रोना धोना और रोना। मैं आपकी बात काट रही हूँ बंगर साहब, आप कह रहे हैं हुकूमत को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खुदा ना खासा कोरोना फैलता है तब भी आवाम को फर्क पड़ेगा। हुकूमत को ही मैनेज करना है, हुकूमत को भी इसको कंट्रोल करना है, इतने केसेस को कैसे मैनेज किया जाएगा? और अगर खुदा ना खासा सिक्योरिटी के मामला आप बता रहे हैं, अगर ऐसा कोई वाकया पेश आ जाता है तो उसके लिए भी आवाम सफर करेगी ना, आवाम मुश्किल में आवाम को डाला जाएगा, तो फिर भी आप लोगों ने मैनेज करना है। मैं आपको एक और एंगल से जमहूरियत में तो मेरे ख्याल से अपनी कुर्सी से ज्यादा फिर मैटर करती है जमहूर यानी अवाम, और उस जमहूर की वजह से कुर्सी होती है किसी के पास। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। ये एक थ्रेट जो है ये हमेशा देखें, ये एंटी पब्लिक लोग हैं, इनको अपने खानदान की पड़ी है। आज की पूरी तकरीर आप उठाकर देख लें, इन्होंने सिर्फ अपने खानदान की बात, इन्होंने अपने जो फैमिली लिमिटेड इनकी पार्टी है, जो मखसूस खानदानों को ये लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं, एक माफिया को। ये जो इनके स्टेज पे लोग खड़े थे, आप देख लें सारे ठेकेदार उठ के आ गए थे। ये खुद ठेकेदार हैं, अमीर मुकाम साहब। इन्होंने जो है वहां पे जो स्वात के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है साल से डेरा डाला हुआ है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इनका रोना धोना, रोना पीटना शुरू हो जाएगा। आज की पूरी तकरीर में भी इन्होंने खुद को बड़ा विक्टिम शो करने की कोशिश की है कि पता नहीं कोई गवर्नमेंट इनके साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म कर रही है। ये मज़ारे कायद के ऊपर बदतमीजी करें, मज़ारे कायद के ऊपर, और जब इदारे मुतहरिक हो जाएं तो फिर इनको तकलीफ पहुंचती है। ये हर जगह पे हमारे इदारों के खिलाफ बोलें, उनके खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश करें, जब इदारे जवाब दें तो फिर इनको तकलीफ पहुंचती है। जब ये गवर्नमेंट के ऊपर बेबुनियाद बातें करते हैं। BRT की जो इन्होंने बात की, मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूं। इन्होंने कहा कि 100 रुपए से किराया 250 रुपए पे हो गया। अब ये इनको पता ही नहीं है कि 100 रुपए तो कभी किराया रहा ही नहीं है।
किराया है 50 रुपए का, वो 10 रुपए से शुरू होता है। अब 250 रुपए पे कैसे चला गया इनको ये भी नहीं पता। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि रोटी 30 रुपए की हो गई है। उधर नीचे से आवाज आ रही थी कि 20 रुपए, वो 20 रुपए पे डबल रोटी हमारे खैबर पख्तूनख्वा में अवेलेबल है। वो 20 रुपए कह रहे थे, ये मोहतरमा जो है उनको डिनाई करके कह रही है कि 30 रुपए। तो ये जो है इनको एक तो बड़ा विक्टिम रोना धोना जो आज इनका जारी रहा, उस पे हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग इन चीजों को वैसे ऑनेस्टली पसंद नहीं करते कि कोई विक्टिम कार्ड प्ले करे। हमारे लोगों का रवैया ऐसा नहीं है। हम जो है इन चीजों को पसंद नहीं करते। इनको आज जो है इनकी जो कॉस्मेटिक तकरीर थी वो इनके लिए जो है वो बड़ा नेगेटिव साइड पे चली गई, ऑनेस्टली मैं आपको। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बंगर साहब आपके वक्त के लिए। मुझे ब्रेक से वापसी पर सदीक जान मेरे साथ होंगे अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में मौसम की तब्दीली के साथ थोड़ा सा हुकूमती मिजाज भी हम तब्दील होता हुआ देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो 2 साल से कानून और इंसाफ की बालादस्ती और इदारों के एहतराम के बयानिए पर कायम थे, अब परेशान दिखाई दे रहे हैं। और क्यों ना हो, जिसने अवाम के दुख दर्द को अपना समझा और एक तवील 22 साल सियासी जिदोजहद के बाद, इतनी लंबी जिदोजहद 22 साल कम नहीं होते, इसके बाद अवाम की किस्मत बदलने का चैलेंज कबूल किया हो, वो अवाम को मायूस नहीं देख सकता। और अवाम को भी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस है प्राइम मिनिस्टर से। अब यही वजह है कि नवाज शरीफ को वापस मुल्क लाने का ऐलान खुद वज़ीर आज़म को करना पड़ा। अच्छा नाज़रीन, इंसाफ और एहतसाब ये 2 नारे पीटीआई के मंशूर में सबसे अहम थे। या यूँ कह लें कि अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट ही इसलिए दिया कि एक तो लुटेरों का एहतसाब और दूसरा इंसाफ का निज़ाम आए पाकिस्तान में। अब ऐसे में मुल्की खजाना चोरी करने वाले लंदन में जा बैठे हैं और जो मुल्क में हैं वो तिब्बी बुनियादों पर ज़मानतों पर आज़ाद हों, तो फिर अवाम में मायूसी का फैलना मेरे ख्याल से फितरी सी बात है। अब वज़ीर-ए-आज़म नैब की परफॉर्मेंस या कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इदारे पर दबाव डालना भी इमरान खान साहब के उसूलों के ख़िलाफ़ है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म ने मुतबादिल प्लान पर काम शुरू कर दिया। अब ये प्लान है क्या, इस हवाले से जानेंगे सदीक जान से। सदीक, आपकी तरफ आ रही हूँ। सदीक, यानी चलें ये बात तो वाज़ी हो गई कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी नैब की परफॉर्मेंस से या कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं, यानी मायूस हैं। अब जो मुतबादिल ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? देखें, इमरान खान की जो आपने जिस तरह बताया पूरी स्ट्रगल, उनकी पूरी सियासी जदोजहद का मरकजी नुक्ता एक ही था और वो था एहतसाब और एहतसाब। बिल्कुल। इमरान खान की जितनी तकारीर उठाकर देखें वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले, हर तकरीर में एक ही पॉइंट होता था कि हम इनसे लूटा हुआ पैसा निकालेंगे और इनका हम एहतसाब करेंगे, इन चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को पकड़ेंगे। अब हुआ ये कि जब इमरान खान इक़्तिदार में आए तो एहतसाब करना था नैब के इदारे ने, गिरफ्तारियां करनी थी नैब के इदारे ने। नैब ने जब केसेस बनाए, कुछ केसेस में बनते हुए इतने फ्लॉज थे कि वो केसेस आगे जब अदालतों में गए तो वहाँ से सुबकी का सामना करना पड़ा। कुछ केसेस में ताख़ीर इतनी ज़्यादा हो गई रेफरेंस दायर करने में कि मुल्ज़मान ने उसका फ़ायदा उठाया, उसको प्रोपिगेट किया कि देखें जी हमारे खिलाफ अभी तक रेफरेंस दायर नहीं हो रहा। कुछ जो हैं वो अदालतों में तारीखें नहीं लगती, एहतसाब अदालतों में केसेस बहुत ज़्यादा हैं, कुछ उसकी नज़र हो गए। कुछ जो है हमने देखा कुछ केसेस में हमें नैब की कैपेसिटी का इशू नज़र आया कि उनकी कैपेसिटी वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी। इस तरह के बहुत सारे आप जितने भी पहलू हैं उन तमाम को मिला लें तो नतीजा एक ही निकला और वो था मायूसी, मायूसी और मायूसी। लोगों के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन थी, लोगों के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन थी कि इमरान खान साहब आप तो कहते थे कि मैं आऊँगा तो एहतसाब करूँगा, हालत ये है कि जिसको यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है 3 माह बाद, 6 माह बाद, साल बाद वो जमानत पर रिहा होता है, बाहर निकलता है, विक्ट्री का निशान बनाता है, फूलों की पत्तियाँ उस पर निछावर की जाती हैं और वो कहता है देखो जी मुझे 1 साल जेल में रखा है, मेरे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। भाई बरामद तो तब होगा जब केस आगे चलेगा, जब चीज़ें साबित होंगी। और ये भी ऐसा भी नहीं है कि किसी के ऊपर झूठा केस बनाया गया हो। ये बात अवाम अच्छी तरह जानती है कि किसने पैसा लूटा है, किसने करप्शन की है, किसने चोरी की है, किसने डकैती की है। लेकिन इन चोरों, इन डाकुओं, इन डकैतों के ऊपर केसेस जो साबित करने हैं, जो इनके खिलाफ शवाहिद सामने लाने हैं, उन शवाहिद को जो साबित करना है वो तो करना है नैब के इदारे ने। बिल्कुल। नैब के इदारे पर अब इमरान खान साहब ने कल अपने एक इंटरव्यू में जब ये कहा, वो कहते हैं क्योंकि नैब मेरे अंडर नहीं है, अदालतें मेरे अंडर नहीं है, तो अब मुतबादिल प्लान लाया जा रहा है। इमरान खान साहब के अंडर जो इदारे हैं, हुकूमत के अंडर जो इदारे हैं, जैसे FIA है, FIA के ज़रिए
जो जो केसेस होंगे उनको आगे चलाया जाएगा, जो FIA के दायरे इख्तियार में आएंगे। जो नैब के दायरे इख्तियार में आते हैं, ज़ाहिर है वो तो नैब नहीं चलाने हैं। अब उसके ऊपर मसला ये है कि आपने देखा कि पिछले 1.5-2 बरसों में जितने लोग गिरफ्तार हुए आज सारे के सारे जमानतों पर रिहा हैं। शहबाज शरीफ अब एक और केस में गिरफ्तार हुए, पहले केस में गिरफ्तार हुए, उसमें जमानत मिल गई। और इससे अवाम में कितनी मायूसी फैलती है, आप देखें देखें सिस्टम पे कितने सवाल उठते हैं सदीक। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि जब आप किसी को 1 साल तक हिरासत में रखते हैं और केस आगे नहीं बढ़ता। अब नैब का मौकफ ये है कि हम जब रेफरेंस दायर कर देते हैं तो दायर होने के बाद नैब कोर्ट जाने और उसका काम जाने। नैब कोर्ट में केसेस बहुत ज्यादा हैं। वो जो अदालतें 120 बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, उस हवाले से 30 अदालतों के ऊपर तो अब काम काफी तेज से जारी है कि 30 अदालतें बनेंगी और केसेस तेज से चलेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का जो ये ऐलान था कि अब हम मुतबादिल नैब के मुतबादिल जो इदारे हैं जहाँ जहाँ केसेस चल सकते हैं वहाँ चलाएंगे, इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से इमरान खान साहब ने नैब के इदारे पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि नैब के पास क्योंकि पहले इतने ज़्यादा केसेस हैं, और तीसरा यह है कि क्योंकि नैब इमरान खान साहब के अंडर नहीं है, नैब एक आज़ाद इदारा है। इसलिए हम अपने इस प्रोग्राम में बार बार ये कहते रहे हैं, हम कहते रहे हैं कि अगर इस मुल्क के अंदर एहतसाब होगा तो उसका क्रेडिट भी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को जाएगा, क्योंकि वो इस वक्त नैब के सरबराह हैं। और अगर कहीं पर एहतसाब नहीं होगा और मुल्ज़मान को रिलीफ मिलेगा नैब की सुस्ती की वजह से या नैब की नाअहली की वजह से, या मैं तीसरा लफ्ज़ नहीं कहता क्योंकि फिर वो चेयरमैन नैब कहते हैं कि ये आप ज्यादती करते हैं, बदनीयती की वजह से, जो भी वजह हो, लेकिन जब जब ये लोग जमानतों पर बाहर आते हैं और लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, यही वजह है कि आज लोग कहते हैं यार आप एहतसाब का नाम लें तो लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं यार खुदा का नाम है, एहतसाब को तो नाम ही ना लो। इस मुल्क के अंदर, इस निज़ाम के अंदर एहतसाब नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है अभी भी वक्त है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की जिम्मेदारी है कि जो बड़े बड़े केसेस हैं जिसमें लोग जमानतों पर रिहा हो गए हैं, वहां भी उनको चाहिए कि आप ट्रायल उनका तेज से आगे चलाएं। बिल्कुल, अभी भी वक्त है, बिल्कुल इनको ये चाहिए। लेकिन प्रोग्राम का वक्त सदी खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, आपके तज्जिए के लिए। नाज़रीन, आप सेगमेंट ये चीज़ और मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।